तो गाइस स्वागत है आपका विंग्स एक उड़ान में। गाइस लास्ट सेशन में हमने फिजिक्स का मोशन का सेकंड पार्ट समझा था। आज मैं मोशन के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। नई वीडियो है, इसमें हमने मोशन का थर्ड पार्ट समझना है। इस वीडियो के साथ साथ जब मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा, हमारा मोशन जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू योर जेके एसएसबी एग्जामिनेशन। क्लियर पॉइंट। देखो क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो क्लास 11 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन ये दो अलग चैप्टर्स माने जाते हैं जिनको एक यूनिट में डाला गया है। देन लॉज ऑफ मोशन शुरू हो जाता है। ऑल्दो लॉज ऑफ मोशन भी तो मोशन के साथ डील करता है और जेकेएसएसबी ने सिर्फ मोशन बोला है, इट मीन्स यहाँ लॉज ऑफ मोशन भी आएंगे। लॉज ऑफ मोशन में वही न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड सो ऑन। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी विल स्टडी व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंटम प्लस इनर्शिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो ये सब करने के बाद फिर हम आएंगे न्यूटन के लॉज के ऊपर और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी रिगार्डिंग मोशन। तो गाइज आप में से जो कोई भी स्टूडेंट्स नए हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा यूट्यूब चैनल सो दैट कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर आपको जो इसमें बेल आइकन है उससे भी क्लिक करना है। प्लस फेसबुक पे हमारा विंग्स एक उड़ान नाम से ग्रुप है। फेसबुक में हमारा ऑफिशियल पेज है जिनका डिस्क्रिप्शन में इस बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे मैं वो दे दूंगा, आप ज़रूर उनको फॉलो करिएगा। और क्योंकि YouTube पे भी वीडियो अपलोड होने से पहले हम वहाँ पर बता देते हैं स्टूडेंट्स को ताकि आप आ जाए YouTube के प्लेटफॉर्म पे। ठीक, मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें देखने में इशू आता है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट का टाइम दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। तो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो गाइज सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। ऑल दो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। अब थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं। देखो ऐसी वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब कुछ बच्चों को शायद ये पता ना हो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, मान लो मेरा वेट है 47 kg, तो बड़ा कम बताया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, यही मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ये जो वैल्यूज होती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड है बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो उन्हें हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, इस रूम का वॉल्यूम है मान लो 1000 मीटर्स क्यूब। तो क्या इस रूम का कोई डायरेक्शन है? डायरेक्शन थोड़ी है इस रूम की बोलेंगे हम। हाँ, वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड जरूर है बट वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन थोड़ी है। तो वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं पूछूं बताओ टाइम क्या हुआ है, जैसे अभी मॉर्निंग के 7 o'clock हुए नियर अराउंड, तो 7 इज मैग्नीट्यूड बट टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी है। तो इट मीन्स टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर, मान लो मेरा टेम्परेचर या चलो इस पेन का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा होता है, ये तो पिघल ही जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो 50 जो है ये हो गया मैग्नीट्यूड। बट क्या इस टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन लेस है ना यार, ये डायरेक्शन थोड़ी ना बोलेंगे हम। तो ये वो वाली क्वांटिटीज हो गई स्केलर क्वांटिटीज। मैं रीड करता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, मगर डायरेक्शन नहीं है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स, सिंपली स्केलर्स भी बोलते हैं इनको। और एग्जांपल्स दिए मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन। कमिंग ऑन टू वेक्टर क्वांटिटीज, तो यहां से हमें पता चलता है कि सर फिर वेक्टर क्वांटिटीज तो वो होंगी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है उनके पास। ये बिल्कुल सही है बट यकीन मानिए एक पॉइंट और भी है यहां पर जो काफी जगह पे बताया ही नहीं जाता बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस भी है, उसको वही पॉइंट कवर करेगा। वो क्या है आप सुनिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज। ये सही है।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। 5 इज मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? देन वेलोसिटी, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसकी स्पीड को मैं क्या बोलता हूं? वेलोसिटी। मैंने बताया पहले भी, इट मींस वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बट एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने समझना है वो क्या है? देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन होते हैं या लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी उनको फॉलो नहीं करेगी तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केस समझने से पहले देखो, ये एक मैंने बॉडी ले ली, यहां से मैंने अप्लाई की 10 न्यूटन की फोर्स, यहां से मैंने अप्लाई की 3 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? दिस इज अ बॉडी, यहां से 10 न्यूटन, यहां से 3 न्यूटन। टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है इस पे? 13 न्यूटन नहीं, 7 न्यूटन। वाई? बिकॉज ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अपोज कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इट मींस हम इसको नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हैं जैसे हम बचपन में करते हैं 10 + 3 13, नहीं, हमने इनकी डायरेक्शन को मद्देनजर रखा। ये समझ रहे हो ना? अच्छा, दूसरा अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर दूसरी फोर्स भी 3 न्यूटन की यहीं से लगा दूं, मींस कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन भी यहां से, 3 न्यूटन भी यहां से, तब टोटल कितना होगा? 13। बिल्कुल सही। बट क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तीसरा, अब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 न्यूटन की फोर्स मैंने यहां से अप्लाई की और 5 न्यूटन की फोर्स मैंने यहां से अप्लाई की। 10 यहां से, 5 यहां से, ना तो ये ऑपोजिट है ना ही तो ये सेम डायरेक्शन है। अब यूज होता है फिर क्या? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ऑल्दो यू डोंट नीड टू स्टडी दिस, ठीक, बट फिर भी मैं आपको बता जरूर रहा हूं। 2 लॉज होते हैं वेक्टर लॉ के अंडर, एक ट्रायंगुलर, एक पैरेललोग्राम। फिर हमें इन 2 फोर्सेस का एंगल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हमने ध्यान रखना है तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं लॉज को इस्तेमाल करके। अब देखो ध्यान से, मान लो जो मैंने एक्सेप्शनल केस की बात की उसकी एग्जांपल दे रहा हूं। करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? और बिकॉज करंट जो है ये इन वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। देखो यहां लिखा गया है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होने चाहिए, एंड दे मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी ओबे करना चाहिए। उन्हीं को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। तो मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन कौन है फिर? करंट इज एन एक्सेप्शन। ये याद रखिएगा आप इसके लिए, ठीक है? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड सो ऑन, ये सब मैं बता चुका हूं। इसी के साथ अभी हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। क्लियर है पॉइंट? तो गाइज अब ऐसा करते हैं, देखो ऐसा है कि आमतौर पे मैं ये देखता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नहीं बताया जाता बच्चे को, और कोई इतना इशू भी नहीं था। बट मैंने पर्सनली ये देखा, एक बारी JKSSB के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे बिल्कुल याद है एक बार पूछा गया है। तो अगर पूछा गया है तो क्यों ना हम समझ ही ले, और हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे, ईजी है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उस पर आते हैं। देखो मैंने ये आपको समझाने के लिए एक फिगर भी बनाई है, फिगर ड्रॉ करी है। फिगर से ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपका। देखो कैसे, यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक इंसान खड़ा हुआ है। इस इंसान ने क्या किया? एक बॉल को थ्रो किया। आप खुद ही जब एक बॉल को थ्रो करते हो, बॉल पहले ऊपर जाएगी, क्या ऊपर ही जाते रहेगी हमेशा, वापस आएगी ना, फिर हल्का सा टिल्ट मारेगी और फिर कहीं ना कहीं वापस नीचे आएगी। यार ये जो मोशन है ना, ये जो इंक्लाइंड मोशन है, व्हेन यू थ्रो अ बॉल एंड इट गोज लाइक दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन।
क्लियर है पॉइंट? देखो कैसे। अच्छा, और एक और पॉइंट ये भी समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या हुआ फिर। यही जो मैंने ये पेन फेंका ना, या मैंने जो बॉल फेंकी ना, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रही है, दिस पेन और दिस बॉल, इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। हिंदी में प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना। इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मतलब इसको मैं फेंक रहा हूं। तो जिस चीज को आप फेंकोगे दैट इज प्रोजेक्टाइल। जो ये मोशन कवर करेगा दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते के जरिए हमारे ये बॉडी जा रही है, दिस इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्रेजेक्ट्री। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखिए, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी। प्रोजेक्टाइल नाम है जो किसी बॉडी को दिया जाता है, विच वंस थ्रोन इनटू स्पेस, जिसे एक बार हम स्पेस में फेंकते हैं, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ, मूव्स देयर आफ्टर, वो उसी तरीके से मूव करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब नीचे क्यों आएगा? ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे, ठीक, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल। मतलब बॉल को आपने थ्रो किया, अब इसमें कोई इंजन या इसमें कोई ईंधन मतलब कोई तेल, फ्यूल नहीं है इसमें, फिर भी ये आगे तक जा रही है ग्रेविटी की वजह से, और आपने एक एनर्जी भी तो प्रोवाइड की थी। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। बोल रहा है वो रास्ता, वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, जैसे ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? देखो लिखा है मैंने, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड दैट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ये क्लियर हो गया? देन यहां पर देखो, मैंने इस बॉल को बताया कि ये क्या आ गया? प्रोजेक्टाइल। अब देखो कुछ और इंफॉर्मेशन भी हम इसमें ले लेते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमें। उस पोजीशन से, जिस पोजीशन से ये बॉल को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, और जिस पोजीशन पे ये वापस जमीन पे गिरता है, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसे बोला जाएगा रेंज, कि आपकी कितनी रेंज है थ्रो करने की, या बॉल की कितनी रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये। वर्टिकल ये वाले होते हैं, हॉरिजॉन्टल ये वाले होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देन देखो, ये पॉइंट तक बॉल जो है, इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची थी, फिर तो वो नीचे आ गई। तो इस केस को, इस हाइट को मैं क्या बोलूंगा? मैक्सिमम हाइट। ये हो गई मैक्सिमम हाइट। जितना टाइम बॉल को नीचे से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा, जितना टाइम बॉल को इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। और जितना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से नीचे आने को लगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डेसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट समझ आया आपको क्या होता है? देन जितना टाइम बॉल हवा में रही यहां से लेके नीचे तक, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं हम उसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट में फिर तो दो केसेस आ रहे हैं, एक टाइम ऑफ एसेंट आ रहा है, दूसरा टाइम ऑफ डेसेंट आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हो गया ऊपर जाने वाला टाइम, डेसेंट हो गया नीचे आने वाला टाइम। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ऑब्वियसली बात है, मुझे फ्लाइट का टाइम मिल जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एग्जांपल्स लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखो जेवलिन थ्रो, ओलंपिक्स अगर आपने देखी है तो वहां पे जरूर आपने देखा होगा, जेवलिन थ्रो होती है जहां पर एक बॉडी को या एक एरो टाइप कुछ होता है, भागते हुए एथलीट भागते हुए इसे थ्रो करता है, इसे बोला जाएगा क्या? जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट। तो वो थ्रो ऊपर जाएगी, वो जो उसके हाथ में होगा एरो वो ऊपर जाएगा, एक टाइम पे बाद नीचे आ जाएगा। ऐसा ही तो हो गया। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, मैं एक राइफल से बुलेट को फायर करता हूं, तो क्या हमेशा वो ऊपर ही जाती रहेगी? वापस नीचे भी तो आएगी, वो भी यही केस है। अ जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द साइड होल ऑफ ए वेसल। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये हमारे पास एक वेसल है, यहां कहीं होल था, यहां पे पानी था, ठीक है, तो पानी जो है वो बाहर इसी वे में गिरेगा या नहीं? तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। तो इसी के साथ हमने ये देखा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है।
जिस चीज़ को हम थ्रो करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये पूरा मोशन जो वो कवर कर रहा है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, जिस रास्ते से हमारा प्रोजेक्टाइल मूव करके कहीं पहुंचता है, ये ट्रेजेक्ट्री होती है। देन हमने देखा टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया, जहाँ से उसे थ्रो किया जा रहा है मैक्सिमम हाइट तक जो उसे वक्त लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से नीचे तक पहुंचने में जो उसे टाइम लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ डेसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, जितनी देर के लिए हमारी बॉडी हवा में रही है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट ही टाइम ऑफ फ्लाइट देगा हमें। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया, जिस पोजीशन से बॉडी को थ्रो किया जा रहा है, जितनी दूर तक वो गिरेगी, हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्टेंस है, इसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। आई होप अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो गाइस, अब मूव ऑन करते हैं व्हाट इज फोर्स। अब ये आ गया वापस से एक नॉर्मल टॉपिक, हमने बहुत बार पढ़ा है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। और बहुत बार हम देखते हैं जब हम शोरूम्स में जाते हैं या बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, जब वहाँ पे डोर होता है, डोर पे लिखा होता है पुश या पुल। ऑल्दो हमें पता है वो पुश या पुल क्या होता है, बट फिर भी जितने मर्जी इंटेलेक्चुअल हो, उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद कभी कभी हमें सोचना पड़ता है, यार पुश करना है, पुश का मतलब अंदर की बाहर, सोचना पड़ता है। क्योंकि हमें लगता है ये ना हो इंसल्ट हो जाए, लिखा हो अंदर की ओर करो और हम दरवाजे को बाहर की ओर खींच रहे हो। ये हमेशा होता है, बहुत बार लोगों के साथ देखा गया है। आई होप, मुझे लगता है शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि फ्रेम एक सेकंड में हमें सोचना होता है। चलो वो तो एक बात की बात है। यहाँ फोर्स क्या हो गया, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी। ये एक एजेंसी है जिसे हम पुश या पुल बोल सकते हैं, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो कि चेंज करता है या वो कोशिश करता है चेंज करने की। द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की स्टेट को, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है, मैं उसे फोर्स लगा दूं तो स्टेट इसकी बदल गई ना, ये हो गया विच चेंजेस। और टेंड्स टू चेंज का मतलब, ये पत्थर पड़ा हुआ मेरे सामने, इतना हैवी पत्थर, मैंने फोर्स लगाई, मतलब कोशिश तो की चेंज करने की, रेस्ट से मोशन पे आने की, बट इतना बड़ा हैवी जो स्टोन है वो हिलेगा नहीं, हिलेगा क्योंकि मेरी फोर्स कम पड़ गई। इसको बोलते हैं टेंड्स टू चेंज, कोशिश करना। ठीक, ये रेस्ट की बात हो गई। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉल आ रही है जोर से, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊं, कैच करूं, तो मोशन वाला स्टेट भी तो चेंज किया मैंने। और ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड अगर मैं उसे अप्लाई करूं फोर्स इस डायरेक्शन में, तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे वही हो गया कार का केस, आप गाड़ी चला रहे हो तो स्टीयरिंग से फोर्स लगानी पड़ती है ना, स्टीयरिंग व्हील से, ताकि आप दूसरी जगह लेकर जाओ गाड़ी को। डायरेक्शन बदलने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी होगी। इट मींस फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कि चेंज करती है स्टेट ऑफ रेस्ट को, या कोशिश करती है चेंज करने की, चेंज करती है स्टेट ऑफ मोशन को, या कोशिश करती है चेंज करने की, एंड चेंज करती है स्टेट ऑफ डायरेक्शन को। इफ बॉडी इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इफ यू अप्लाई अ फोर्स, देन बॉडी विल चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विल गेट चेंज्ड। क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मैं बता चुका हूं कि डायरेक्शन होती है। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई हमसे पूछता है कि सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होता है, तो भाई सीजीएस यूनिट होता है डाइंस। क्या होता है, डाइंस। जूल्स के लिए सीजीएस होता है अर्ग्स। क्लास 11th में डायमेंशंस का एक चैप्टर है जहां पे इनकी कन्वर्जन पढ़ाई जाती है। आपको नहीं वो पढ़नी, पता जरूर होना चाहिए सीजीएस में क्या बोला जाता है। तो यहां पर हमारा फोर्स क्लियर होगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। देखो शुरू में ही लिखा है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब क्या हो गया, ये इस बॉडी की खुद अपनी प्रॉपर्टी है, किसी से ली नहीं है इसने। एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल बॉडी की जिसके जरिए ये खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगाई जाए। मतलब मान लो मेरे हाथ में ये एक बॉडी है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे कोई फोर्स लगाऊं ही ना, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। किस पे, ये रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे रहेगी।
अगर ये मूव कर रही होती, ये मूव करती रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं। ऑब्वियस सी बात है, ये चेयर पड़ी है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, इसकी एबिलिटी है कि ये अपनी स्टेट को बनाए रखे अनलेस एंड अनटिल मैं बाहर से फोर्स लगाऊं ताकि मैं इसे रेस्ट से मोशन में ला सकूं। तो क्या हो गया फिर इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक एबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहती है। समझ रहे हो ये पॉइंट? द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, रुकावट, मतलब वो चेंज नहीं करना चाहती अपनी स्टेट को, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। किसने दी थी सबसे पहले ये टर्म? गैलीलियो ने दी थी। और अब इसके कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब समझने से पहले हम ये देखते हैं इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है। और देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये मेरे सामने टेबल पड़ा है, मैंने 2 लोगों को बोला यहां बैठो। एक इंसान का वेट है 50 kg, एक का है 90 kg। मैंने फोर्स अप्लाई की दोनों को रेस्ट से मोशन पे लाने के लिए। अब आप खुद मुझे बताओ 50 kg वाले को हिलाना मेरे लिए इजी होगा या 90 kg वाले के लिए को हिलाना मेरे लिए इजी होगा? ऑब्वियस सी बात है 50 kg जल्दी मूव कर जाएगा, 90 kg को वक्त लगेगा, शायद मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े, शायद वो हिले ही ना। इट मीन्स जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम, तभी तो वो जल्दी मूव कर गया। उसकी एबिलिटी कम कि वो अपनी स्टेट को बनाए रखे। इस मोटे इंसान का मास था ज्यादा, इसमें ज्यादा एबिलिटी थी कि ये रेस्ट पे रहे, इनर्शिया ज्यादा था। इट मीन्स इनर्शिया फिर मास पे डिपेंड करता है। जिस भी बॉडी का मास ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा। तो देखो एक सवाल है, हाउ इज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मेजर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इट मीन्स इनर्शिया हमेशा डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। एक सेकंड हम टाइम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये क्लियर हो गया आपको कि इनर्शिया जो है ये किस पे डिपेंड करता है। देखो भाई इसके अलावा मैंने 3 एग्जांपल्स दिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टाइप्स इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या होता है? ये तीनों टाइप्स जो हैं ये ऑलरेडी हम इधर यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बॉडी की एबिलिटी या बॉडी की टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, कि वो रेस्ट पे ही रहे जब तक उसे कोई फोर्स लगा के मूव ना करवाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल है, ऑल्दो मैंने छोटी मोटी एग्जाम्पल्स दी बट क्लास 11 की बुक्स में जो एग्जाम्पल होती है मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखो एक बस है, बस में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। बस जो है वो रेस्ट पोजीशन पे थी, जिसकी वजह से पैसेंजर जो है वो भी रेस्ट पोजीशन पे होगा। एज सुन एज द बस मूव्स, जैसे ही बस चलने शुरू करेगी, जो पैसेंजर उस पर बैठा है उसका लोअर पोर्शन जो होगा वो बस के नीचे वाले एरिया के साथ अटैच्ड है, अपर पोर्शन जो होगा हवा में होगा। जैसे ही गाड़ी चलने शुरू होगी, बस के चलने की वजह से लोअर पोर्शन जो गाड़ी के साथ अटैच है वो भी चलने शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? बट उसका अपर पोर्शन वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, वो तो कोशिश करेगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे। इट मींस इसी वजह से उसको एक धक्का नहीं लगता। जैसे गाड़ी चलती है, हम रेस्ट पे होते हैं, एकदम चलती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि हमारा अपर पोर्शन जो है वो रेस्ट पोजीशन बनाए रखने की कोशिश करता है, नीचे वाला पोर्शन आगे निकल जाता है। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन, एक गाड़ी पहले से मूव कर रही है, गाड़ी में पैसेंजर बैठा है वो भी मूव कर रहा है, लोअर पोर्शन गाड़ी के साथ अटैच है। जैसे ही गाड़ी रुकी, लोअर पोर्शन जो है वो भी रुक जाएगा, बट अपर पोर्शन जो है बॉडी का, क्योंकि वो मूव कर रहा था पहले, तो उसका एक टेंडेंसी है कि वो मूव करने चाहेगा। और होगा क्या, जब गाड़ी एकदम रुकती है हमें आगे की ओर धक्का लगता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? टेंडेंसी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, वो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं सीधी लेके जा रहा हूं, जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, क्या गाड़ी की डायरेक्शन बदल सकती है? कैसे बदलेगी? मुझे स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ेगा, अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो गाड़ी की डायरेक्शन बदलेगी।
तो ये वो सब चीजें हैं जो इनर्शिया के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। तो गाइस आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, व्हाट इज मोमेंटम। मैंने जब वेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी फिजिक्स के रिगार्डिंग, जहां हमने फिजिकल क्वांटिटीज, आई थिंक 30 के अराउंड फिजिकल क्वांटिटीज के ऐसे यूनिट्स पढ़े थे। मैंने हर एक फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग वहां पे बताया है ऑलरेडी। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, तो मैं दोबारा से बताने जा रहा हूं व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितना मोशन की क्वांटिटी पड़ी हुई है, वो हो गया मोमेंटम। एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे स्कूल में रेस होती है, कहीं पर भी रेस तो जरूर देखी होगी। रिबन बैंड होता है, जो फर्स्ट आएगा वो उसको काटेगा, तभी वो फर्स्ट आया, काटेगा नहीं सॉरी, उसको साथ ले जाएगा अपने। अब मुझे बताओ, मैं स्पीड से भाग रहा हूं, बड़ी स्पीड से, ये रिबन बैंड मेरे सामने है, इतनी स्पीड से पीछे से आया, क्या रिबन बैंड के पास पहुंच के इसको तोड़ के मैं यहां खड़े हो सकता हूं? कभी भी नहीं, बिकॉज मेरी बॉडी ने एक मोशन पकड़ा हुआ है और वो रिबन बैंड को आगे लेके चला जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी में मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन है। दिस इज मोमेंटम। ये वही केस हो गया, आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, क्रिकेट मैचेस में आपने जरूर देखा होगा, जब भी जो प्लेयर्स होते हैं वो रन लेते हैं, क्या वो बिल्कुल विकेट के पास आके रुक सकते हैं? कभी भी नहीं, बिकॉज वो इतनी स्पीड से भाग रहे होते हैं कि उनकी बॉडी में गाइस इतना मोमेंटम होता है कि वो आगे की ओर भाग जाते हैं। फिर कभी कभी ओवरथ्रो होती है, वापस आना पड़ता है, तो लंबा उनको कट लेना पड़ता है, देखा आपने? तो ये हो गया मोमेंटम। अब मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है? तो मोमेंटम बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। क्यों डिपेंड करता है, आइए मैं ये भी बताता हूं। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, एक पतला इंसान वो भी भाग रहा था, एक मोटा इंसान वो भी भाग रहा है। अब प्लीज ऑफेंड मत होना जिनका वेट ज्यादा है, मेरा भी ज्यादा ही है। एक पतला इंसान भी भाग रहा है, एक मोटा इंसान भी भाग रहा है। तो आप मुझे खुद बताइए, दोनों में से जल्दी कौन रुक पाएगा? पतला, बिकॉज मास कम, मोमेंटम कम। जो मोटा था, जो भाग रहा था, मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो भाग रहा था, उसे रोकना हमारे लिए मुश्किल है, या उसके खुद के लिए भी मुश्किल है। तो मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर। जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मैंने सिखाया है कैसे निकाला जाता है। मास का क्या होता है? केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, अगर सीजीएस निकालना है मास का ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आज का टॉपिक गाइस हमारा कंप्लीट होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉज ऑफ मोशन लेके आऊंगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लाभ बहुत बार पूछा गया है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो 2-3 डिसलाइक्स आते हैं वो हम जानते हैं किसकी होते हैं, हमें कोई इसका इशू नहीं है। जैसे नहीं अच्छी लगती, कर सकता है, ये आपका अपना डिसीजन है। हम तो इस यूं ही काम करते रहेंगे, हमारे कोई भी जहां आपको हेल्प करने की ज़रूरत होगी वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। यूं ही काम करते रहेंगे, वीडियोस बनाएंगे, आप तक लाएंगे। आपका प्यार मिलता है हमें, आगे भी मिलेगा, आई नो। और गाइज अभी शायद आज ही के दिन हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग योर बुक फॉर अकाउंटेंसी, तो जिस पे हमारा काफ़ी देर से वर्क हो रहा था, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैं भी जानता हूँ, हमारी पूरी टीम जानती है। तो आई थिंक आज ही वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इन द कमिंग डेज आपको वो बुक्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।